स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और एसी के मध्य बिंदु हो। हाँ, यहाँ कह रहा है कि भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु हो। कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब बताइए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या है? हाँ, एडीई का क्षेत्रफल क्या है? तो एक त्रिभुज हमारा एबीसी है और उस त्रिभुज एबीसी में जो भुजा एबी है और एसी है उसका मध्य बिंदु डी और ई है। कह रहा है कि जो बड़ा वाला त्रिभुज हमारा एबीसी है उसका क्षेत्रफल अगर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो छोटा वाला जो त्रिभुज हमारा एडीई है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले समझाने के लिए मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, जिससे मैं आसानी से आपको समझा सकूं। ठीक है, जिससे मैं आसानी से आपको समझा सकूं। सबसे पहले मैं इस आकृति को, जो आकृति आपके सामने बनाकर दिखाई गई है, उस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझा सकूं। ठीक है, तो हाँ, तो दोस्तों जैसी आकृति आप एक मिनट, दोस्तों मान लीजिए ये जो त्रिभुज है, दोस्तों मान लीजिए ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है ये ए है, ये वाला शीर्ष जो है बी है और ये वाला शीर्ष सी है। तो ये जो त्रिभुज हमारा एबीसी दिख रहा है, इस त्रिभुज एबीसी की जो एबी भुजा है उसका मध्य बिंदु जो है डी है, और इस जो एसी भुजा है उसका मध्य बिंदु जो है ई है। इन दोनों मध्य बिंदुओं को, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, वैसे ही मैंने कुछ आकृति आपके सामने बना दी है। कुछ जानकारी क्वेश्चन के अंदर भी लिखी गई है। आइए हम क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, कह रहा है जो डी और ई है भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु में। मैंने कहा ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज बड़े वाले का कह रहा है कि क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए छोटे वाले त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या हुआ? तो आइए हम एडीई का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज एबीसी में एबी भुजा का मध्य बिंदु और एसी भुजा के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। तो यहाँ दोस्तों आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं, तो वो रेखा जो होती है तीसरी रेखा के समानांतर होती है। साथ ही साथ उस रेखा की जो लंबाई होती है, उस रेखा की जो लंबाई होती है तीसरी भुजा की आधी होती है। मतलब अगर इस भुजा और इस भुजा के मध्य बिंदु को इस रेखा के द्वारा मिलाया गया है, तो ये जो रेखा होगी इस रेखा के समानांतर होगी, साथ में इस रेखा की जो लंबाई होगी इस रेखा की आधी होगी। कहोगे हाँ, मतलब अगर इस रेखा की जो लंबाई है 2 यूनिट है, तो इस रेखा की जो लंबाई होगी 1 यूनिट होगी। हो गया हाँ, ठीक है दोस्तों, ये बात तो हमें पता चल जाएगी कि भैया ये जो रेखा खींची गई है मध्य बिंदुओं को मिलाकर, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर ये जो रेखा खींची गई है, ये जो रेखा होगी इस रेखा के समानांतर होगी। कहोगे हाँ, ये बात तो हमें पता चल गई है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींची गई है। और जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होता है बड़े वाले त्रिभुज के क्या होता है? समरूप होता है। अगर इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है, तो इस रेखा के खींचने पर ये जो बनने वाला छोटा त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या होगा? समरूप होगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ, अगर दोस्तों ये छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने कहा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा क्या? छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा क्या? कहोगे देखिए, छोटे वाले त्रिभुज की इस भुजा का बड़े वाले त्रिभुज की इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा। तो छोटे वाले त्रिभुज की वाली भुजा कितनी होगा? 1 यूनिट है। और बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या होगा? 2 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए, इन दोनों छोटे और बड़े त्रिभुज की संगत भुजाओं का अगर अनुपात जो है 1/2 है, तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब देखा जाए तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1/4 होगा। क्या होगा? 1/4 होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 4 यूनिट होगा। हाँ, लेकिन दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट नहीं है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 4 यूनिट बराबर है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर के। कहोगे हाँ, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? कहोगे देखिए, 1 यूनिट जो होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा।
हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे अनुसार कितना है, 1 यूनिट है। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, ये 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आई है। मतलब जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका एरिया जो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है। अब आइए दोस्तों एक दो क्वेश्चन और इसके ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि देखिए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डीई और नीचे बने चतुर्भुज डीबीसीई का क्षेत्रफल कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डीई है और नीचे बने चतुर्भुज डीबीसीई का क्षेत्रफल जो है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऊपर बने छोटे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ, तो सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी मैंने आकृति यहाँ पर बना ली है। ठीक है, वैसे ही मैंने आकृति बना ली है। ठीक है, अब कुछ जानकारी क्वेश्चन के अंदर लिखी गई है। तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। हाँ, कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु डी और ई है। हाँ, डी और ई है और उसको एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। हाँ, कह रहा है मिलाया गया है। आगे कह रहा है कि और नीचे बनने वाला जो चतुर्भुज है डीबीसीई या डीईसीबी, कह रहा है उसका क्षेत्रफल जो है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है ऊपर बने छोटे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। हम तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको हमसे कहा गया है कि ये जो डी है और ई है ये मध्य बिंदु है। कहा गया है कि ना कहोगे। हाँ, दोस्तों इन दोनों मध्य बिंदु को इस रेखा के द्वारा मिलाया गया है। कहोगे हाँ, मतलब ये जो है डी और ई इस भुजा और इस भुजा का मध्य बिंदु है। कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो वो जो रेखा होती है तीसरी रेखा के समानांतर होती है। मतलब ये जो रेखा खींची गई है इस रेखा के समानांतर होगी और साथ में इस रेखा की जो लंबाई होती है, खींची गई जो रेखा की लंबाई होती है तीसरी रेखा की आधी होती है। मतलब अगर इस रेखा की जो लंबाई है 2 यूनिट है तो इस रेखा की जो लंबाई होगी 1 यूनिट होगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे। हाँ, ठीक है दोस्तों, ये बात तो हमें पता चल गया कि अगर इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को इस रेखा के द्वारा मिलाया गया है तो ये जो रेखा होगी तीसरी रेखा के समानांतर होगी। हाँ, तो ये तो बात पता चल गई है कि भैया ये जो रेखा है इस रेखा के समानांतर है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समानांतर हम एक रेखा खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होता है बड़ी वाले त्रिभुज के समरूप होता है। अगर इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। हाँ, ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने कहा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा क्या होगा। देखिए छोटे वाले त्रिभुज के इस भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए ये छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है 1 यूनिट है और बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है 2 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो छोटे वाले त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा के साथ संगत छोटे वाले त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा के संगत छोटे और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात है 1/2 है। तो अगर छोटे और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 है इनके क्षेत्रफल, तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1/4 होगा। कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 यूनिट होगा। हाँ, एक बात बताइए, इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 4 यूनिट है। कहोगे हाँ। उसमें से इस छोटे वाले त्रिभुज की भागीदारी क्या है, 1 यूनिट है। तो इस चतुर्भुज की भागीदारी कितनी है, कहोगे 3 यूनिट है। लेकिन दोस्तों इस चतुर्भुज का दोस्तों हमारे अनुसार देखा जाए तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 3 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं 3 यूनिट नहीं है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 3 यूनिट बराबर है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे। देखिए 1 यूनिट जो होगा हमारा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ।
हमसे पूछ क्या रहा था, क्योंकि हमसे कह रहा था कि बताइए बताइए ये जो छोटा वाला त्रिभुज है एडी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो छोटा वाला त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल 1 यूनिट है हमारे अनुसार, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये मतलब छोटा वाला जो त्रिभुज है उसका एरिया जो है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आया है, और उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। फिलहाल ये क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। आखिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में डी, ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और बी सी और सी ए के मध्य बिंदु हैं। हाँ भैया, कह रहा है यदि मध्य बिंदुओं को जोड़कर बने छोटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि यदि तीनों जो भुजाओं के मध्य बिंदु है, अगर उनको जोड़ने पर बने छोटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए मूल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी, और इस त्रिभुज की जो ए बी भुजा है उसका मध्य बिंदु डी है, और ये जो हमारा ए सी भुजा है उसका मध्य बिंदु ई है, और ये जो हमारा बी सी भुजा है इसका मध्य बिंदु ई। ठीक है, क्या एफ है, क्या है एफ है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, अगर दोस्तों इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मैं मिला दूं, रेखा के द्वारा मिला दूं। अगर दोस्तों इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मैं रेखाओं के द्वारा मिला दूं, तो ऐसी स्थिति में एक मिनट रुक जाइए। अगर दोस्तों इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मैं एक रेखा के द्वारा मिला देता हूं, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला तो ऐसी स्थिति में पूरा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, पूरा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मैं एक रेखा के द्वारा मिला देता हूं, तो जो पूरा क्षेत्रफल है त्रिभुज का, जो एरिया है पूरा त्रिभुज का जो पूरा क्षेत्रफल है वो 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। क्या, 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिला देते हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरा जो एरिया है 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखना। लेकिन ये बात कहां से निकल कर आई, ये बात निकल कर कहां से आई, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी बनाया। ठीक है, और मान लीजिए इस त्रिभुज एबीसी के जो इस एबीसी के ये जो एबी भुजा है उसका मध्य बिंदु डी है, और एसी भुजा है उसका मध्य बिंदु ई है, और एफसी जो बीसी भुजा जो है उसका मध्य बिंदु एफ है। मैंने इन तीनों बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिला दिया। इस प्रकार देखा जाए मिलाने पर, अगर मैं मिलाता हूं तो 4 छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं। हाँ, 4 छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं। बड़े वाले त्रिभुज छोड़ दीजिए, 4 छोटे छोटे बने त्रिभुज बने हैं। एक दो तीन चार। हाँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं कहोगे, हाँ यहाँ पर देख रहे हैं। मान लीजिए ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका पूरा एरिया 4 यूनिट है। क्या है, 4 यूनिट है। मान लीजिए ये जो बड़ा वाला एरिया है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका पूरा एरिया 4 यूनिट है। मान लीजिए क्या, 4 यूनिट है। त्रिभुज एबीसी का जो एरिया है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी का जो एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी का एरिया जो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, अगर इस त्रिभुज एबीसी के भुजा एबी और एई के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है, तो ये जो रेखा होगी इस रेखा के समानांतर होगी। साथ में इस रेखा की जो लंबाई होगी इस रेखा की लंबाई की आधी होगी। मतलब अगर इस रेखा की लंबाई जो है 2 यूनिट है, तो इस रेखा की लंबाई 1 यूनिट होगी। हाँ, ठीक है, ये बात समझ में आ गई है को भी। हाँ, अगर तो ये वाली रेखा जो है इस रेखा के समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में जो बनने वाला छोटा त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज से क्या होगा, समरूप होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे। हाँ, इस प्रकार देखा है तो छोटा वाला अगर ये वाली जो रेखा है इस रेखा के समानांतर है, तो ये वाला त्रिभुज हमारा, ये वाला जो छोटा त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। तो ये तो बात हमें क्लियर है। इस प्रकार देखा है तो छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। ये जो छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। अगर छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज से समरूप है, तो ऐसी स्थिति में
इनके क्षेत्रफल का अनुपात मतलब छोटे और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा संगत इनके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा क्या होगा, देखिए छोटे वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की इस बड़े वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या होगा, 1/2 है। बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या होगा, 2 है। इस प्रकार देखा जाए छोटे और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 है। तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा 1/4 होगा, 1/4 होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 4 यूनिट है। हाँ तो हाँ, अगर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 4 यूनिट है। अच्छा एक चीज करिए, हमने क्या माना था, त्रिभुज एबीसी का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर माना था, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर माना था। हाँ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर माना था। आप फिलहाल 8 मान लीजिए, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखता हूं तो छोटे वाले त्रिभुज का एरिया क्या है, 1 यूनिट है, और बड़े वाले त्रिभुज का एरिया क्या है, 4 यूनिट है। लेकिन हमने मान रखा कि बड़े वाले त्रिभुज का एरिया क्या है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 4 यूनिट बराबर होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा, 1 यूनिट बराबर होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के। छोटे वाले त्रिभुज का एरिया कितना था, 1 यूनिट था, और 1 यूनिट कितना क्या है, बराबर आया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के आया है। मतलब ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका एरिया क्या है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है। ये जो एक लिखा था, ये जो हमारा डीई और बीसी भुजा था, इसका लंबाई का अनुपात था 1:2। तो इस चीज को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब हाँ, तो ये तो बात कन्फर्म हो गई कि अगर इस पूरे त्रिभुज एबीसी का एरिया जो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है इसका एरिया होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब एक और आइए दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं त्रिभुज सी ए बी त्रिभुज देख रहे हो, हाँ सी ए बी त्रिभुज देख रहे हो, हाँ, और ये जो सी ई एफ त्रिभुज देख रहे हो, हाँ सी ई एफ त्रिभुज देख रहे हैं दोस्तों। आप सी ए बी त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ दोस्तों, सी ए बी त्रिभुज में सी ए भुजा के मध्य बिंदु और सीबी भुजा के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो जो खींची गई जो रेखा होती है तीसरी रेखा के समानांतर होती है। मतलब अगर इस भुजा और इस भुजा के मध्य बिंदु को इस रेखा के द्वारा मिलाया गया तो ये जो रेखा होगी इस रेखा के समानांतर होगी, और साथ में इस रेखा की जो लंबाई होगी इस रेखा की लंबाई की आधी होगी। मतलब अगर इस भुजा की लंबाई जो है, इस भुजा की जो लंबाई है 1 यूनिट है, मतलब अगर इस भुजा की लंबाई जो है 1 यूनिट है तो इस भुजा की लंबाई जो होगी 2 यूनिट होगी। तो हाँ 2 यूनिट होगी। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मतलब देखा जाए तो ईएफ और ए बी भुजा की जो लंबाई का अनुपात होगा 1/2 होगा। हाँ तो हाँ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हमें पता है कि ये जो रेखा होगी दोस्तों, अगर इस भुजा और इस भुजा के मध्य बिंदु को इस रेखा के द्वारा मिलाया गया तो ये जो रेखा होगी इस रेखा के समानांतर होगी, साथ में इस रेखा की लंबाई जो होगी इस रेखा की लंबाई की आधी होगी। मतलब अगर इस रेखा की लंबाई जो है 2 यूनिट तो इस रेखा की लंबाई होगी 1 यूनिट। हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। तो ये जो रेखा है ये जो रेखा है इस रेखा के समानांतर है, समानांतर है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर हम एक रेखा खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होता है बड़े वाले त्रिभुज का क्या होता है, समरूप होता है। अगर इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में ये जो बनने वाला छोटा त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या होगा, समरूप होगा। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये जो छोटा त्रिभुज और ये वाला जो बड़ा त्रिभुज है अगर ये समरूप है तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने कहा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा और इस बड़े वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो इस छोटे वाले त्रिभुज की वाली भुजा क्या है, इस छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या होगा, 1 यूनिट है, और इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या होगा, 2 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा जाए छोटे और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 1/2 होगा। मैंने कहा अगर छोटे और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, देखिए अगर छोटे और बड़े वाले त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 है तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1/4 होगा। हाँ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1 यूनिट है तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 4 यूनिट है। हाँ 4 यूनिट है, बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1 यूनिट है तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 4 यूनिट है। हाँ ये बातें क्लियर है कहोगे हाँ। तो लेकिन हमने दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना माना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर माना है, मतलब 4 यूनिट बराबर है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 1 यूनिट बराबर है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के। आप लोग हैं 1 यूनिट आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो इस वाले छोटे त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज है, इसका एरिया कितना था होगा, देखिए 1 यूनिट था और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब ये छोटा त्रिभुज दिख रहा है, इसका एरिया क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ ना? तो ये बात क्लियर हो गई। अगर पूरे इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस छोटे वाले त्रिभुज का एरिया जो होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो अब मैं इसे भी मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए यहाँ पर दोस्तों, आप यहाँ पर बी ए सी त्रिभुज देख रहे हो। हाँ दोस्तों, बी ए सी त्रिभुज में बी ए भुजा और बी सी भुजा के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। और आपको चित्र ये बताया कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं, तो जो रेखा होती है वो तीसरी रेखा के समानांतर होती है और साथ में उस रेखा की जो लंबाई होती है तीसरी रेखा की लंबाई के आधी होती है। मतलब अगर इस भुजा और इस भुजा के मध्य बिंदु को इस रेखा के द्वारा मिलाया गया है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा, ये जो रेखा होगी इस रेखा के समानांतर होगी, साथ में इस रेखा की जो लंबाई होगी इस तीसरी रेखा की लंबाई की आधी होगी। मतलब अगर इस रेखा की जो लंबाई है 2 यूनिट है, तो इस रेखा की लंबाई 1 यूनिट होगी। ये बातें क्लियर हो गई, ये बातें हमें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ये बात तो क्लियर हो गई कि भैया ये जो रेखा है इस रेखा के समानांतर है। दोस्तों आप यहाँ पर बी ए सी त्रिभुज को देख रहे हैं। हाँ दोस्तों, बी ए सी त्रिभुज में ए सी भुजा के समानांतर एक रेखा डीएफ खींची गई है। हाँ, और आपको चित्र ये बताया कि जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर हम एक रेखा खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होता है बड़े वाले त्रिभुज से क्या होता है, समरूप होता है। अगर इस रेखा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में जो बनने वाला जो छोटा त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज से क्या होगा, समरूप होगा। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई है, ये वाला छोटा त्रिभुज जो है इस बड़े वाले त्रिभुज से क्या है, समरूप है। अगर छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले, दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर छोटा वाला त्रिभुज जो है इस बड़े वाले त्रिभुज से क्या है, समरूप है, तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने कहा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है क्या, देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा और इस बड़े वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। इस छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या होगा, 1 यूनिट है, और इस बड़े वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है कितनी है, 2 यूनिट है। इस प्रकार देखा है तो संगत भुजाओं का छोटे वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा के साथ जो अनुपात है वो 1:2 है। मतलब छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 है। अगर तो छोटे वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, देखिए दो छोटे और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात अगर 1/2 है, तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी ये जो संगत भुजाओं का अनुपात है इनके स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1/4 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो छोटे वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज, इस छोटे वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1/4 है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 1 यूनिट है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 4 यूनिट है। लेकिन दोस्तों हमने बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट नहीं मान रखा है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मान रखा है। मतलब 4 यूनिट बराबर है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 यूनिट बराबर है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो 1 यूनिट अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के, दोस्तों हमारे अनुसार देखा तो 1 यूनिट जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो छोटा वाला जो त्रिभुज ये वाला था, इसका एरिया कितना था, 1 यूनिट था, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आई है। मतलब जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका एरिया जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ इस प्रकार से तो देखा जाए तो अगर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसमें से देखा जाए तो इस छोटे वाले त्रिभुज का एरिया जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हाँ ठीक है, अब मैं इस 1-2 को मिटा देता हूँ। अब यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना तक होगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मान रखा था। दोस्तों इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मान रखा था। तो हाँ ठीक है, जिसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका 2 है, इसका 2 है, तो इसका कितना होगा, देखिए पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसमें से इसकी भागीदारी कुल मिलाकर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर की है। तो इसकी भागीदारी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की होगी। तो हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बनने वाले जो चारों त्रिभुज हैं, बनने वाले जो चारों छोटे छोटे त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। हाँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो तीनों, तो आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जब एक रेखा के द्वारा मिलाया गया, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जब रेखाओं के द्वारा मिलाया गया, तो ऐसी स्थिति में पूरा जो एरिया है 4 बराबर भागों में
4 बराबर भागों में बट गया। हाँ, 4 बराबर भागों में बट गया। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि जब किसी त्रिभुज के हम तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को ये रेखाओं के द्वारा मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में पूरा जो एरिया होता है त्रिभुज का, वो 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है, 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है? कहोगे हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन में कुछ रखा ही ना है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ रखा ही ना है। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को हम एक रेखा के द्वारा मिला रहे हैं तो हम रेखाओं के द्वारा मिला रहे हैं तो एरिया जो है पूरे 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था, तो देखिए कह रहा था कि त्रिभुज एबीसी में डी ई एफ जो है ए बी बी सी, अच्छा अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पर एफ कर लीजिए, यहाँ पर एक मिनट रुकिए। कह रहा था कि त्रिभुज एबीसी में, कह रहा था त्रिभुज एबीसी में डी डी ई और एफ, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर मैं यहाँ कर देता हूँ, नाम से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह रहा था कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई एफ जो है भुजा ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है, सी ए या ए सी के मध्य बिंदु है। हाँ हाँ, आगे कह रहा है कि यदि मध्य बिंदुओं को, कह रहा है मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनाए गए छोटे, कह रहा है मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनाए गए छोटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल अगर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस पूरे त्रिभुज का एरिया क्या होगा। हम ठीक है, तो आइए हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, अभी को दोस्तों आपको मैंने पढ़ाया बताया है कि जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को हम एक रेखाओं के द्वारा मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में पूरा जो एरिया है 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। हाँ, अगर दोस्तों उसमें से एक भाग का एरिया एक भाग का एरिया एक भाग का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चारों भाग का एरिया कितना होगा, चारों भाग का एरिया जो होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मतलब मतलब देखा जाए तो त्रिभुज एबीसी का जो एरिया है, त्रिभुज एबीसी का जो एरिया है कुल मिलाकर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो आपने खुद देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर दम नहीं था, आप वैसे ही बता सकते थे। हाँ हाँ, ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को भी करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना पड़ेगा। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज के एल एम में, कह रहा है एक त्रिभुज के एल एम में एस और टी भुजा के एल और के एम के मध्य बिंदु है। कह रहा है आधार एल एम को बिंदु वी तक आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज के एस टी और टी एस टी टी के समान आधार वाले टी एस टी, एक मिनट रुकिए, टी एस बी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, के एस टी और, अब सही हो गया। कह रहा है कि एक त्रिभुज के एल एम में एस और टी क्रम से भुजा के एल और के एम के मध्य बिंदु है। कह रहा है आधार एल एम को एक बिंदु जी तक आगे बढ़ाया गया है। कह रहा है कि त्रिभुज के एस टी और त्रिभुज टी एस बी समान आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हम यही हमसे कहना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक
त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है, इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है ये क्या है, के है। मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है के है और ये वाला जो शीर्ष है ये क्या है, एल है और ये वाला जो शीर्ष है ये क्या है, एम है। ठीक है, मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष के है और ये वाला शीर्ष जो है एल है और ये वाला शीर्ष जो है एम है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो ये जो एल एम भुजा है दोस्तों, ये जो एल एम भुजा है इसको आगे ऐसे बढ़ाया गया है और कहाँ तक बढ़ाया गया है, बी तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है, तो बी तक बढ़ाया गया है, बी तक बढ़ाया गया है, तो हाँ। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा केएल दिख रहा है इसका मध्य बिंदु जो है, ये जो केएल भुजा दिख रहा है त्रिभुज के एल एम में, ये जो केएल भुजा दिख रहा है इसका मध्य बिंदु जो है, इसका मध्य बिंदु एस है। और ये जो केएम भुजा दिख रहा है इसका मध्य बिंदु एस है, क्या है, एस है। हाँ, इन दोनों इसका मध्य बिंदु क्या है, ये एस है और इसका मध्य बिंदु क्या है, क्या होगा, पी है। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज के दोस्तों इस मध्य बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है, क्या है, मध्य बिंदु को मिलाया गया है। हाँ, ठीक है दोस्तों, एस जो बिंदु है उसको वी बिंदु से दोस्तों वी से मिलाया गया है। दोस्तों एस बिंदु को वी से मिलाया गया है, एस बिंदु को वी बिंदु से मिलाया गया है। हाँ, तो मैंने भी मिला दिया और इसी प्रकार टी बिंदु को भी मैंने वी बिंदु से मिला दिया क्योंकि मिलाया गया है। ठीक है, वी बिंदु से मिला दिया। ठीक है, तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही कुछ आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, वैसे ही कुछ आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, वैसे ही कुछ आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, कहोगे देखिए हमसे, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। कहोगे देखिए क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि त्रिभुज के एलएम में एस और टी जो है इस भुजा और इस भुजा के मध्य बिंदु है। ठीक है, कह रहा है कि आधार एलएम जो है इसको वी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, कह रहा है कि जो के एस टी है, के एस टी जो है, ठीक है, और टीएसवी जो है समान आधार पर है, समान आधार पर बनाए गए हैं और तब बताइए इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, मतलब ये जो दोनों समान आधार पर बनाए गए हैं, ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला जो त्रिभुज है टीएसबी, ये जो समान आधार पर बनाए गए हैं क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो आइए हम यहाँ पर इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपको पता नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा समान होता है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पर बना दूं तो यहाँ बना दूंगी, आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ये मान लीजिए ये दोनों समानांतर रेखा है, मान लीजिए दोस्तों ये दोनों समानांतर रेखा है, मान लीजिए दोस्तों ये दोनों समानांतर रेखा है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये दोनों समानांतर रेखा है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये दोनों समानांतर रेखा है, मान लीजिए दोस्तों इस वाली रेखा पर, इस वाली रेखा पर, इस वाली आधार से एक त्रिभुज यहाँ पर ऐसे बनाया गया है, एक त्रिभुज ऐसे बनाया गया है। ठीक है, और इसी को आधार मानते हुए एक दूसरा त्रिभुज ऐसे बनाया गया है, दूसरा त्रिभुज एक ऐसे बनाया गया है। अगर दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार से त्रिभुज बनाए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनका क्षेत्रफल जो होगा उनका बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है समान होता है। अगर यहाँ पर एक ही आधार से, अगर यहाँ पर दोनों समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से त्रिभुज बनाए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इनका क्षेत्रफल जो होगा समान होगा। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक जब दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से त्रिभुज बनाए हैं तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हमेशा समान होता है। ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये जो बताया हूं आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये और टी क्या है, तो ये मध्य बिंदु है, इस भुजा और इस भुजा के मध्य बिंदु है। अगर दोस्तों इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के मध्य बिंदु को इस रेखा के द्वारा मिलाया गया तो ये जो रेखा होगी इस रेखा के समानांतर होगी। तो ये तो बात पता चल गई कि भैया ये वाली जो रेखा है इस रेखा के समानांतर है। ठीक है, समानांतर है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पता नहीं है। मान लीजिए दोस्तों ये जो के एल एम त्रिभुज है, इस के एल एम त्रिभुज के एल एम जो भुजा है उसका मध्य बिंदु यहाँ पर है। मान लीजिए इसका नाम है यू, मान लीजिए दोस्तों अगर आप नहीं मानते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जो एल एम भुजा उसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु ये है। दोस्तों मैंने क्या किया, ये जो के एल के मध्य बिंदु था और एल एम का जो मध्य बिंदु है उससे मिला दिया।
एक रेखा के द्वारा हो गया, हाँ, एक रेखा के द्वारा मिला दिया, एक रेखा के द्वारा मिला दिया, हाँ। इसी प्रकार जो KM का मध्य बिंदु T था उसे LM के मध्य बिंदु से मिला दिया हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को रेखाओं के द्वारा मिला दिया गया हो गया। और आपको चित्र की पता है कि जब जब आपको चित्र की पता है कि जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को हम एक रेखा के द्वारा मिला देते हैं तो ऐसी स्थिति में पूरा जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का वो 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। अगर अगर इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को रेखाओं के द्वारा मिलाया गया है तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरा एरिया है त्रिभुज का ये 4 बराबर भागों में बढ़ गया होगा। मतलब अगर ये वाला इस वाले त्रिभुज का एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी एरिया जो हमारा होगा 1 ही यूनिट होगा और इस वाले त्रिभुज का भी एरिया 1 ही यूनिट होगा और इस वाले त्रिभुज का भी एरिया 1 ही यूनिट होगा। हाँ, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हो गया। अब एक बात बताइए दोस्तों, ये और ये दोनों क्या थे? कहोगे समानांतर रेखा थी। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों जो समानांतर रेखा है इस दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में 2 त्रिभुज बने हैं, एक त्रिभुज ये बना है और एक त्रिभुज ये बना है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार से 2 त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज ये बना है और एक त्रिभुज ये बना है। और आपको चित्र की पता है कि जब 2 समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से त्रिभुज बनाए गए होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका क्षेत्रफल जो होता है समान होता है। अगर इन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार से ये वाला त्रिभुज बनाया गया और ये वाला त्रिभुज बनाया गया तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। मतलब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1 यूनिट है तो जो हमारा STV दिख रहा है, STV दिख रहा है त्रिभुज, इसका भी एरिया क्या होगा? 1 यूनिट होगा। हाँ STV भी दिख रहा है, उसका भी एरिया क्या होगा? 1 ही यूनिट होगा। कब यहाँ इसका भी एरिया क्या होगा? 1 ही यूनिट होगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो KST त्रिभुज का एरिया क्या होगा? 1 यूनिट है और जो हमारा STV त्रिभुज है उसका एरिया क्या होगा? 1 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो वास्तव में 1:1 है। हाँ 1:1 है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई है कि नहीं? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गई है। यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि दिए गए त्रिभुज ABC में DE जो है BC के समानांतर है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE जो है BC के समानांतर है। कह रहा है कि और यह त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। कह रहा है कि 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। कह रहा है AB और AD का अनुपात क्या होगा? तो आइए यहाँ पर हम AB और AD का अनुपात भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी ही आकृति मैंने यहाँ पर बना ली है। जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी आकृति मैंने बना ली है। तो ये जो हमारा त्रिभुज दिख रहा है इसका ये वाला जो शीर्ष है ये A है और ये वाला जो शीर्ष है ये B है और ये वाला जो शीर्ष है C है और ये वाला जो शीर्ष है ये C है। और ये जो रेखा हमारा AB को काट रहा है ये D बिंदु पर काट रहा है और ये जो AC को काट रहा है, AC को जिस बिंदु पर काट रहा है ये वाली रेखा उसका नाम हमारा T है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो नहीं। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? कहोगे कि भैया देखिए हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में ये जो DE रेखा है BC रेखा के समानांतर है। हाँ ठीक है, अगर तो DE रेखा जो है BC रेखा के समानांतर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमसे कह रहा है ये जो DE रेखा है BC रेखा के समानांतर है। हाँ मतलब इस BC रेखा के समानांतर DE रेखा खींची गई है। को हाँ, और जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होता है इस बड़े त्रिभुज का क्या होगा? समरूप होगा। अगर इस बड़े वाली रेखा के समानांतर एक रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में जो छोटा बनने वाला त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या होगा? समरूप होगा। ये तो बात पता लिया कि भैया ये जो छोटा त्रिभुज है ये छोटा वाला त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज को क्या है? समरूप है। ये बात तो हमें अच्छी तरीके से पता चलेगी। हाँ ठीक है, आगे कह रहा है कि यह त्रिभुज ये जो रेखा खींची गई है इस रेखा के समानांतर है और कह रहा है कि यह त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये जो हमारा रेखा है ये पूरे एरिया को 2 बराबर भागों में बांट देता है। मतलब अगर इस भाग का एरिया 1 यूनिट है तो इस भाग का भी एरिया क्या है? 1 ही यूनिट है। हाँ 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब यही है कि यदि इस भाग का एरिया 1 यूनिट है तो इस भाग का भी एरिया क्या है? 1 ही यूनिट है। तो आगे कह रहा है कि AB जो दिख रहा है और AD जो दिख रहा है इसका लंबाई का अनुपात क्या होगा? ठीक है, आइए निकालने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों एक बात बताइए, इसका एरिया क्या होगा? इस छोटे वाले त्रिभुज का एरिया 1 यूनिट है और इस चतुर्भुज का एरिया क्या होगा? 1 यूनिट है। तो इस भाग का एरिया 1 है और इस भाग का एरिया 1 है, तो इस पूरे का एरिया कितना होगा? 2 यूनिट होगा। मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज का एरिया 1 यूनिट है और इस बड़े वाले त्रिभुज का एरिया क्या है? 2 यूनिट है। तो हाँ, दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज का एरिया क्या होगा? 1 यूनिट है और बड़े वाले जो त्रिभुज दिख रहा है इसका एरिया क्या होगा? 2 यूनिट है। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1/2 होगा। हाँ, मतलब दोनों जो समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं, ये जो छोटा त्रिभुज था और ये जो बड़ा त्रिभुज था आपस में समरूप थे और इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? 1/2 है। और आपको चित्र की पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अगर छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात ये है तो इनके संगत भुजाओं के, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा ये होगा यहाँ, मतलब 1/√2 होगा। हाँ, 1/√2 होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब यही है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है 1 यूनिट है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है वो √2 यूनिट है। हो गया। हाँ, हमसे पूछा क्या था? कहोगे हमसे कह रहा था कि ये जो बड़ी भुजा दिख रही है इसका इस छोटे वाली भुजा के साथ अनुपात क्या होगा? हाँ, तो इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है वो कितनी होगा? √2 है। √2 है। हाँ, और इस छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या होगा? 1 है। इस प्रकार देखें तो AB भुजा का AD भुजा के साथ जो अनुपात है वो 2:1 है। क्या है? 2:1 का रिश्ता है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। आखिर ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज PQR में S तथा T क्रम से भुजा PQ तथा PR के मध्य बिंदु है। ठीक है, कह रहा है इसके बाद x तथा y जो क्रमशः कह रहा है x तथा y क्रमशः भुजा PS और PT के मध्य बिंदु है। कह रहा है कि त्रिभुज PXY, त्रिभुज PST और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आइए हम यहाँ पर अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा त्रिभुज है, मान लीजिए दोस्तों ये जो त्रिभुज हमारा दिख रहा है इसका ये वाला शीर्ष P है और इसका शीर्ष Q है और इसका शीर्ष R। ठीक है, इसका शीर्ष R है। ठीक है, तो ये जो हमारा PQR त्रिभुज दिख रहा है इसमें PQR त्रिभुज में ये जो PQ भुजा दिख रहा है इसका मध्य बिंदु जो है S और ये जो PR भुजा दिख रहा है इसका मध्य बिंदु जो है T है। ठीक है, इन दोनों मध्य बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, तो ये जो हमारा PST त्रिभुज दिख रहा है, इस PST त्रिभुज में ये जो PS भुजा है इसका मध्य बिंदु हमारा X है और ये जो PT भुजा है इसका मध्य बिंदु Y है। इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। ये बातें क्लियर है? हाँ, ये बातें क्लियर है। तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने आकृति आपके सामने बनाने की कोशिश की। ठीक है, वैसे ही आकृति मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कुछ जानकारी लिखी गई होगी। कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR में S और T जो है PQ और PR के मध्य बिंदु है। ठीक है, हमने वो चीज बता दी है। कह रहा है इसके बाद X तथा Y जो है ये PS तथा PT के मध्य बिंदु है। ठीक है, वो भी चीज हो गया। कह रहा है कि PXY जो दिख रहा है, कह रहा है ये जो छोटा त्रिभुज दिख रहा है, उसके बाद कह रहा है कि ये जो PST दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज इसके बाद जो ये वाला त्रिभुज दिख रहा है इसका, कह रहा है कि और जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज PQR इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आइए हम क्षेत्रफल का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अक्सर हम ऊपर से हम सोल्व करते हैं। ऐसा नहीं है, आप नीचे से भी सोल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको प्राथमिकता होनी चाहिए ऊपर से सोल्व करना। ठीक है, आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए ऊपर से। ठीक है, दोस्तों आप सबसे पहले PST त्रिभुज को देख रहे हैं। हाँ, तो PST त्रिभुज में PS भुजा और PT भुजा के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो जो रेखा होती है तीसरी रेखा के समानांतर होती है। साथ में उस रेखा की जो लंबाई होती है तीसरी भुजा की आधी होती है। मतलब इस रेखा की जो लंबाई होगी इसकी क्या होगी? आधी होगी। क्या होगी? इसकी आधी होगी। मतलब अगर इस भुजा की लंबाई 2 है तो इस भुजा की लंबाई क्या होगी? 1 मीटर होगी। ठीक है,
ये बातें क्लियर है कहोगे हाँ। ये भी बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि भैया ये जो रेखा है इस रेखा के समानांतर है हाँ भैया, और इस रेखा की जो लंबाई होगी इस रेखा की आधी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये वाली रेखा जो है इस रेखा के समानांतर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये वाली रेखा इसके रेखा के समानांतर है हाँ भैया। तो आप इस त्रिभुज को देख रहे कहोगे हाँ, इस त्रिभुज को दोस्तों आप देख रहे कहोगे हाँ, इस त्रिभुज में दोस्तों इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है हाँ भैया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर इस भुजा के समानांतर इस भुजा के समानांतर अगर दोस्तों इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होगा इस बड़े वाले त्रिभुज से क्या होगा, समरूप होगा। इस प्रकार देखा जाए तो छोटा वाला जो त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज से क्या है, समरूप है। ये बातें क्लियर हो गई, ये छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज से समरूप है। ठीक है, अब आगे आइए, ये तो बात क्लियर हो गई, छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े इस बड़े वाले त्रिभुज से क्या समरूप है। ठीक है, अब आगे आइए, तो इस पी क्यू आर त्रिभुज देख रहे हो हाँ, पी क्यू आर त्रिभुज में दोस्तों पी क्यू आर त्रिभुज में पी क्यू आर त्रिभुज में पी क्यू आर त्रिभुज में दोस्तों पी क्यू और पी आर भुजा के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है हाँ, अगर दोस्तों पी क्यू आर त्रिभुज में पी क्यू और पी आर भुजा के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है तो ये जो रेखा होगी तीसरी रेखा के समानांतर होगी हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो ये वाली जो रेखा है इस रेखा के समानांतर, और साथ में तीसरी रेखा की जो लंबाई होती है जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है, जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक रेखा खींची जाती है तो तीसरी रेखा तीसरी रेखा के समानांतर होती है। और साथ में तीसरी रेखा की जो लंबाई होती है खींची गई रेखा की आधी होती है। एक मिनट रुकिए, साथ में तीसरी रेखा की जो लंबाई होती है खींची गई रेखा की लंबाई की क्या होती है, दुगनी होती है। क्या होती है, दुगनी होती है। मगर मतलब अगर इस रेखा की जो लंबाई है 2 यूनिट है तो इस रेखा की जो लंबाई होगी 4 यूनिट होगी। क्या होगी, 4 यूनिट होगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हाँ। अभी हम नीचे से भी करेंगे, ठीक है, ऊपर से थोड़ा आपको ऐसा है, दोनों तरीके से सही है, दोनों तरीके से आप अच्छी तरीके से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अभी हम नीचे से भी करेंगे इस क्वेश्चन को, ऊपर से अभी करके आ रहे हैं, अभी हम नीचे से करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये तो बात पता चल गई कि भैया ये वाली रेखा अगर इस भुजा और इस भुजा के मध्य बिंदु को इस रेखा के द्वारा मिला गया तो ये जो रेखा होगी इस रेखा के समानांतर होगी, साथ में इस रेखा की जो लंबाई होगी इस रेखा की लंबाई की दुगनी होगी। मतलब अगर इस रेखा की लंबाई 2 है तो इस रेखा की लंबाई 4 होगी। दोस्तों अगर ये वाली जो रेखा है इस रेखा की दोस्तों ये वाली रेखा जो है इस रेखा के समानांतर है कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब इस त्रिभुज में हम किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होता है वो बड़े वाले त्रिभुज से समानांतर होता है, समरूप होता है। अगर इस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में ये जो बनने वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये जो हमारा बनने वाला त्रिभुज है छोटा वाला, इस बड़े वाले त्रिभुज से समरूप होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो हमारा पीएसटी त्रिभुज है इस पीक्यूआर के त्रिभुज से समरूप है हाँ। हाँ, तो ये बातें क्लियर हुई तो हाँ, तो छोटा वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज से समरूप है और इस वाला ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज से समरूप है। मतलब छोटा ये जो हमारा पीएक्सवाई है, ये हमारा पीएसटी जो है और ये जो पीक्यूआर है, ये तीनों क्या है, सब त्रिभुज समरूप है। आप खुद सोचिए दोस्तों, ये जो छोटा त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज से समरूप है और ये जो वाला त्रिभुज है ये जो त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज से समरूप है। मतलब ये जो पीएक्सवाई त्रिभुज है, ये जो पीएसटी त्रिभुज है और ये पीक्यूआर जो त्रिभुज है ये आपस में क्या है, समरूप है। अगर दोस्तों तीनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा हाँ। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा, इस बड़े वाले इसके बाद इस बड़े वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा और इसके बाद इस बड़े सबसे बड़े वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो मैंने कहा कि ये वाली भुजा इस छोटे वाले त्रिभुज की वाली भुजा क्या होगा, 1:2 है और इसके बाद इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या होगा, 2 यूनिट है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या होगा, 4 यूनिट। इस प्रकार देखा जाए तो तीनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात जो है 1:2:4 है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, देखिए इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1:, अगर इनके क्षेत्रफल तो आपको अच्छे से पता है कि जब दो त्रिभुज 2 या 2 से अधिक त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर तीनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात यह है तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1:4:16 होगा। क्या होगा, 1:4:16 हाँ। यहाँ 1:4:16 होगा। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हमसे यही तो पूछा था कि ये जो छोटा त्रिभुज दिख रहा है उसके बाद ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है और ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है उसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो हम कह सकते हैं कि उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1:4:16 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें। अब बात आती है कि हम नीचे से कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, आइए हम करके दिखाते हैं। आइए हम यहाँ पर करके दिखाते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो सके। आपको ये ना लगे आपको क्या पता कि नीचे से करना है कि ऊपर से करना है। हाँ, दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। दोस्तों आप पी क्यू आर त्रिभुज देख रहे हैं, हाँ दोस्तों पी क्यू आर त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों पी क्यू आर त्रिभुज में पी क्यू भुजा का मध्य बिंदु एस है और पी आर भुजा का मध्य बिंदु टी है और इन दोनों मध्य बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया। और जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के किसी जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो वो जो रेखा होती है तीसरी भुजा के समानांतर होती है और साथ में उस रेखा की जो लंबाई होती है तीसरी भुजा की आधी होती है। हाँ यहाँ मतलब अगर इस भुजा और इस भुजा के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है तो ऐसी स्थिति में ये वाली जो रेखा होगी इस रेखा की क्या होगी, समानांतर होगी, साथ में इस रेखा की जो लंबाई होगी इस रेखा की आधी होगी। मतलब अगर इस रेखा की जो लंबाई है, इस रेखा की जो लंबाई है 4 है तो इस रेखा की लंबाई जो होगी 2 यूनिट होगी। क्या होगी? 2 यूनिट होगी। ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर मैंने यहाँ पर 2 क्यों नहीं माना। मैं 2 भी तो मान के कर सकता था, हो गया हाँ, तो आखिर 2 मैंने क्यों नहीं माना, आखिर मैंने 4 ही क्यों माना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप 8 भी मान सकते हो, आसानी से हो सकता है, 16 भी मान सकते हो आसानी से, लेकिन अगर मैं 2 मान के करता तो थोड़ा मेरे लिए दिक्कत खड़ी होती है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसा मैंने क्यों किया। ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये वाली जो रेखा होगी इस रेखा के समानांतर होगी, साथ में इस रेखा की जो लंबाई होगी इस रेखा की लंबाई की आधी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर इस त्रिभुज में अगर दोस्तों ये वाली रेखा जो है दोस्तों आपको अच्छी तरीके बताया कि ये वाली जो रेखा है इस रेखा के समानांतर है। तो इस पी क्यू आर त्रिभुज में क्यू आर भुजा के समानांतर एक रेखा हमारी एसटी खींची गई है। और जब हम किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो ऐसी बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होता है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है। अगर इस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है तो ये वाला जो त्रिभुज होगा हमारा इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो छोटा वाला त्रिभुज जो है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप। ठीक है, क्लियर है? हो गया। अब आइए दोस्तों पी एस टी त्रिभुज में, पी एस टी त्रिभुज में अगर दोस्तों पीएसटी त्रिभुज देख रहे हैं, हाँ तो पीएसटी त्रिभुज में पीएस भुजा के मध्य बिंदु और पीटी भुजा के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। तो यहाँ और जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया जाता है तो वो जो रेखा होती है तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मतलब ये वाली जो रेखा होगी इस रेखा के समानांतर होगी, साथ में उस रेखा की जो लंबाई होती है तीसरी रेखा की लंबाई की आधी होती है। मतलब अगर इस भुजा की लंबाई 2 यूनिट है तो इस भुजा की लंबाई 1 यूनिट है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हो गया। तो दोस्तों हमें ये बात पता चल गई कि भैया ये वाली जो रेखा है इस रेखा की लंबाई जो है अगर 2 यूनिट है तो इस रेखा की लंबाई 1 यूनिट है। और ये भी बात पता है कि भैया ये वाली जो रेखा इस रेखा के समानांतर है। ओके दोस्तों, अगर ये वाली जो रेखा है इस रेखा के समानांतर खींची गई है तो ऐसी स्थिति में ये जो बनने वाला छोटा त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला जो छोटा त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। तो ये जो ठीक है दोस्तों ये छोटा त्रिभुज इसके समरूप है और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज इसके समरूप है। कब? हाँ, मतलब देखा जाए तो तीनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने कहा संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, देखिए संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा 1:2:4 होगा। तो अगर इनके संगत भुजाओं का अनुपात, तीनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात जो है 1:2:4 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:4:16 होगा। 1:4:16 होगा। तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1:4:16 होगा। तो ये समझ में आ गया कि हम ऊपर से भी कर सकते हैं या नीचे से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर मैंने 2 क्यों नहीं माना। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, आधा हो रहा है। कब? यहाँ आधा ही तो हो रहा है। कब? यहाँ अगर बाई चांस में यहाँ पर 2 मानता तो यहाँ पर 1 आता, यहाँ पर क्या आधा आता, तो वहां पर मेरे लिए कैलकुलेशन बढ़ जाता, वहां पर गुणा भाग मेरे लिए बढ़ जाता। ऐसा मैंने इसीलिए माना यहाँ पर 4 मान रहा हूं तो यहाँ पर 2 हो रहा है, यहाँ पर 1 हो जा रहा है। लेकिन अगर 2 मानता तो यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 1/2 आता, थोड़ा तो कैलकुलेशन क्या होता है, लेंथी हुआ था। तो यहाँ पर आपको समझदारी दिखानी थी। 8 भी मान सकते थे लेकिन 8 मानने पे थोड़ा बड़ी वैल्यू आती, आपको आखिरी में जाकर काटना पीटना पड़ता। 8 मानते तो यहाँ पर 4 आता, यहाँ पर 2 आता। उसके बाद आप निकालते संगत भुजाओं का अनुपात, उसके बाद क्षेत्रफल का अनुपात निकालते, उसके बाद काटा पीटी में जाते। तो मैंने ऐसी वैल्यू मान लिया है जिससे आगे चलकर काटना पीटना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी ऐसी है, अगला क्वेश्चन भी ऐसी है, लेकिन अगले क्वेश्चन में ठीक ऐसे ही है, लेकिन अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है और ये जो चतुर्भुज दिख रहा है और ये जो हमारा चतुर्भुज दिख रहा है इसका अनुपात क्या होगा। तो आइए हम निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरी प्रक्रिया ऐसे ही करेंगे। तो देखा जाए तो अगर पूरी प्रक्रिया ऐसे ही करेंगे। ठीक है, पूरी प्रक्रिया ऐसे ही करेंगे। तो पूरी प्रक्रिया अगर मैं ऐसे करके दोस्तों पूरी प्रक्रिया हम ऐसे ही करेंगे और पूरी प्रक्रिया के दौरान देखा जाए तो इस छोटे वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4:16 है।
ठीक है। अच्छा, अगर इस छोटे वाले त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज का एरिया जो है, एरिया का अनुपात 1:4:16 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि इस छोटे वाले त्रिभुज का एरिया जो है 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो इसका एरिया जो है, इसका एरिया जो है 4 यूनिट है। तो एक बात बताइए, इस पूरे का एरिया क्या है? 4 यूनिट है। उसमें से इसकी भागीदारी क्या है? कहोगे 1 यूनिट की, तो इसकी भागीदारी क्या होगी? कहोगे 3 यूनिट होगी। हाँ, 3 यूनिट होगी। मैं इसे मिटा दूँ? कहोगे हाँ, इसे मिटा दीजिए। अच्छा, लिख देती है कि यहाँ पर इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है। अगर इसका एरिया जो है 1 यूनिट है, तो इसका एरिया क्या होगा? 3 यूनिट होगा। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई? कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों, इस पूरे का एरिया क्या होगा? 16 यूनिट है। हाँ, यहाँ 16 यूनिट है, 16 यूनिट है। जिसमें से इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया जो है तो इस पूरे का एरिया क्या होगा? 16 यूनिट है। जिसमें से इसका एरिया कितना का होगा? 4 यूनिट है। इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया वास्तव में 12 यूनिट होगा। तो हाँ, 12 यूनिट होगा। हाँ, हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो त्रिभुज पी एक्स वाई, त्रिभुज पी एक्स वाई, त्रिभुज पी एक्स वाई, त्रिभुज पी एक्स वाई, और ये जो चतुर्भुज हमारा एक्स वाई एफ टी, और ये जो चतुर्भुज है, इसका एरिया का अनुपात जो होगा 1:12, 1:3:12 होगा, 1:3:12 होगा, 1:3:12 होगा। ठीक है। 1:3:12 होगा, 1:3:12 होगा। यहाँ पर केवल नाम में परिवर्तन है, यहाँ पर केवल नाम में परिवर्तन है। आपको नाम पे मत जाना है। ठीक है। आप यहाँ पर नाम चेंज कर लीजिए, पूरा वैसे ही होगा, पूरा वैसे ही होगा। आपको यहाँ से पूरा वैसे ही चीजें होगा, आपको घबराना नहीं है, लेकिन यही उत्तर आएगा। ठीक है। आपको क्या निकालना है? सबसे पहले तीनों तीनों त्रिभुज, जो तीनों समरूप त्रिभुज, उनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। उसके बाद अनुपात निकालने के बाद आपको क्या करना है? हमसे पहले पूछा गया था इससे और इसका एरिया पूछा गया था, तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। कैसे? ये वाला लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया? दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इसका एरिया घटा दिया, तो आया 3, यहाँ पर 3 लिख दिया। उसके बाद तीसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया, तो आया 12। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका और इसका जो एरिया का अनुपात आएगा 1:3:12 है। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? कभी हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। दोनों एक ही तरीके से हो रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर करवाना उचित समझा नहीं, करवाना उचित समझा नहीं, करवाना उचित समझा नहीं। ठीक है। सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है। ठीक है जी। अब अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना जा रहा है? तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी जो है क्यू आर के समानांतर है। ठीक है। कह रहा है कि यदि पी एस, आगे हमसे कह रहा है कि एस जो है पी क्यू पर और टी जो है पी आर पर स्थित है। ठीक है। कह रहा है यदि पी एस और एस क्यू का जो अनुपात है 1:3 है, और पी क्यू आर का जो एरिया है, पी क्यू आर का जो एरिया है, त्रिभुज पी क्यू आर का जो एरिया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए त्रिभुज एस क्यू टी का एरिया क्या होगा? तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। बना लिया। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, और वो बना लिया हूँ। ठीक है। दोस्तों, ये जो हमारी रेखा है, ये पी क्यू को एस पर काट रही है, और पी आर को टी पर काट रही है। तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है। अच्छा, टी बिंदु को तो क्यू शीर्ष से मिलाया भी गया है, तो यहाँ तो मैंने मिला दिया है। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, वैसी ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, वैसे ही मैंने आकृति बनाने की कोशिश की है, वैसे ही मैंने आकृति बनाने की कोशिश की है। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो एस टी है, ये क्यू आर के समानांतर है। ठीक है। कह रहा है ये जो एस टी है, ये क्यू आर के समानांतर है। ठीक है। तो ये तो बात हमें पता चली कि भैया, अगर एस टी जो है क्यू आर के समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में ये जो छोटा त्रिभुज होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज को क्या होगा? समरूप होगा। ये बात हमें पता है। ठीक है। कह रहा है पी एस और एस टी को जो अनुपात है, ये जो पी एस भुजा दिख रहा है और एस क्यू दिख रहा है, इसका अनुपात जो है 1:3 है। मतलब अगर पी एस की लंबाई 1 यूनिट है, तो इसकी लंबाई जो एस क्यू की लंबाई क्या होगी? 3 यूनिट होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कह रहा है कि पी क्यू आर जो त्रिभुज हमारा दिख रहा है, इसका एरिया जो है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है एस क्यू टी का एरिया बताइए। इसका एरिया हमसे पूछ रहा है, तो ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपको चित्र ये पता है कि अगर क्यू आर के समानांतर एस टी रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में ये जो छोटा त्रिभुज होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। समरूप। ठीक है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर ये जो छोटा त्रिभुज जो है इस बड़े वाले त्रिभुज से समरूप है, तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो मैंने कहा संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? तो देखिए, इस छोटे वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा और इस बड़े वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो इस छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या होगा? 1 यूनिट है, और इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या होगा? 4 यूनिट है।
इस प्रकार देखा जाए छोटे और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 1:4 है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा 1:16 होगा। मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज का एरिया जो है 1 यूनिट है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज का एरिया जो है 16 यूनिट है। लेकिन बड़े वाले त्रिभुज का एरिया 16 यूनिट है, 128 है, मतलब 16 यूनिट बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? तो 1 यूनिट बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, ठीक है। तो छोटे वाले त्रिभुज का एरिया कितना था? तो 1 यूनिट था, और 1 यूनिट कितने के बराबर है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। मतलब ये जो छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है, इसका एरिया जो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ये बातें क्लियर है? कब हाँ, हमसे दोस्तों ये वाला त्रिभुज पूछा गया था, इस त्रिभुज का एरिया पूछा गया था, तो हो गया हाँ। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको ये वाला आकृति दिख रहा है? हो गया हाँ। तो इस आकृति में 2 त्रिभुज बनाए गए हैं। दोस्तों इस त्रिभुज में, दोस्तों इस आकृति में देख रहे हैं? हो गया हाँ, इस आकृति में को देख रहे हैं। दोस्तों इस आकृति में 2 त्रिभुज बने हैं, एक ही शीर्ष से साझा करते हुए। हो गया हाँ, 2 त्रिभुज बनाए गए हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, और एक ही शीर्ष से साझा करते हुए। तो जब दोस्तों 2 या 2 से अधिक त्रिभुज एक ही शीर्ष से साझा करते हुए बनाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज जो है, अगर दोस्तों ये त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज एक ही शीर्ष से साझा करते हुए बनाए गए हैं, तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इस और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। हाँ, तो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात क्या होगा? 1:3 है। मतलब इनके क्षेत्रफल, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भी 1:3 होगा। मतलब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1 यूनिट है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 3 यूनिट होगा। हाँ, लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 1 यूनिट बराबर है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 यूनिट बराबर है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का एरिया कितना होगा? 3 यूनिट है। अगर 1 यूनिट जो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये जो हमारा एरिया है, इस त्रिभुज का जो एरिया है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कभी हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से, अच्छे वे में क्लियर है। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम एक और क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम ले लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं? तो हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज XYZ में, कह रहा है कि एक त्रिभुज XYZ में भुजा YZ के समानांतर एक रेखा MN खींची गई है। कह रहा है कि जो एरिया XYZ का है वो 144 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि XM और MY का जो अनुपात है, XM और MY का जो अनुपात है वो 1:2 है। कह रहा है कि MYN का मान क्या होगा? MYN का मान क्या होगा? तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसा ही है, ठीक है, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। 1 मिनट रुकिए। 9 1 9 9 6 54, हाँ, 16 दूनी 32, 8 8 दूनी 16। यहाँ पर अच्छा 8 या 24, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वैसी जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है, वैसे ही आकृति मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। बना लिया। ठीक है, तो इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है ये x है, ये वाला हमारा y है, और ये वाला जो हमारा शीर्ष z है, और ये जो रेखा है इस xy को m पर काट रही है और इसको हमारा n पर काट रही है। तो यहाँ n बिंदु को y शीर्ष से मिलाया गया है। ठीक है, जैसी आकृति बनाई गई थी वैसे मैंने बना दी। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि XYZ त्रिभुज में YZ जो है, YZ के समानांतर एक रेखा हमारी MN खींची गई है। कह रहा है XY जो त्रिभुज हमारा दिख रहा है, ये बड़ा सा त्रिभुज, इसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि XM, कह रहा है ये जो XM है और MY है, इनका अनुपात जो है 1:2 है। इसका मतलब ये है कि यदि XM की लंबाई 1 यूनिट है, तो इसकी लंबाई जो है 2 यूनिट है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कह रहा है MYN का अनुपात, MYN की एरिया क्या हुआ? MYN का एरिया क्या हुआ? MYN का एरिया, मतलब इसका एरिया पूछना। तो आइए निकाल लेते हैं दोस्तों। इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज को क्या होगा? समरूप होगा, समरूप होगा। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके संगत भुजाओं का ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है।
हम यहाँ अगर ये छोटा त्रिभुज जो है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो ऐसे स्थिति में इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने कहा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है क्या? तो देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस बड़े वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो इस छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या होगा? 1 यूनिट है और इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या होगा? 3 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो छोटे और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है। इसलिए इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1:9 होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज का एरिया 1 यूनिट है तो इस बड़े वाले त्रिभुज का एरिया 9 यूनिट है। लेकिन इस बड़े वाले त्रिभुज का एरिया 9 यूनिट नहीं 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 9 यूनिट बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितने का होगा? देखिए 1 यूनिट जो है हमारा 9 एक 9 9 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा? देखिए 1 यूनिट बराबर है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो छोटे वाले त्रिभुज का एरिया कितना था? होगा 1 यूनिट था और 1 यूनिट की वैल्यू आई है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। मतलब देखा जाए तो छोटे वाले त्रिभुज का एरिया जो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं इस आकृति में दो त्रिभुज बनाए हैं। एक छोटा दो छोटे त्रिभुज बनाए हैं एक ही शीर्ष से साझा करते हुए। और जब जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही शीर्ष से साझा करते हुए बनाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। अगर 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 ये दोनों त्रिभुज जो है एक ही शीर्ष से साझा करते हुए बनाए गए हैं तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। इस भुजा और इस भुजा का अनुपात क्या होगा? 1:2 होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात 1:2 होगा। मतलब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1 यूनिट है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 2 यूनिट होगा। लेकिन दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट नहीं है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 1 यूनिट बराबर है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 यूनिट है। अगर 1 यूनिट जो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है तो 2 यूनिट किसकी होगा? 32 होगा। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर बाई चांस ये वाली भुजा हमारी 4 यूनिट होती तो 4 यूनिट बराबर 16 किया था, 1 यूनिट बराबर 4 किया था, उसके बाद हम निकालते। ठीक है। तो ये बात आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को टैकल करते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आगे की चीजें हम कल देखेंगे और इसी के और कल कोशिश रहेगी कि समरूपता वाले चैप्टर का पूरी तरीके से हम खात्मा कर दें। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज भी 7-8 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।